नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी में नहीं रुक सकी भगदड़, दारा सिंह चौहान का भी मंत्री पद से इस्तीफा। सपा ने की आज सहयोगी दलों के साथ बैठक, टिकट बंटवारे पर बातचीत। हरिद्वार धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 दिन के अंदर जवाब दे उत्तराखंड सरकार। सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया 5 सदस्यों की कमेटी का गठन। और सिद्धू चन्नी में ठनी, चन्नी भी बोले हाईकमान को करना चाहिए सीएम चेहरे का ऐलान। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी में भगदड़ की स्थिति हो गई है। कल आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्रम मामलों के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आज दूसरे मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिनका नाम है दारा सिंह चौहान, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह चौहान वन और पर्यावरण मामले के मंत्री थे और उन्होंने भी वही कारण बताया अपना छोड़ने के जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों की उपेक्षा हो रही है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसके अलावा आपने देखा था उसके पहले 4 एमएलए थे जिन्होंने रिजाइन किया। रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, विनय शक्या। और आज अभी शाम होते होते एक खबर ये भी आ गई थी कि रविंद्रनाथ पाठक जो कि भदोही से विधायक हैं, उनका एक लेटर पैड पर इस्तीफा लिखा हुआ वो वायरल हो गया। हालांकि रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये विपक्षी दलों की कोई राजनीति लग रही है और ये जाली लेटर पैड पर इस तरीके का पत्र लिखा गया है, ये ठीक नहीं है और ये दलालों का और विपक्षी दलों का काम है। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है उस तरीके से लग रहा है कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जो जमीन है वो खिसकती जा रही है और ये वही बीजेपी है जो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग को रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी। और अगर एक एक करके इसके सारे लीडर्स अगर पार्टी को छोड़ देंगे तो ओबीसी वोट बैंक बीजेपी का कैसे सुरक्षित रहेगा, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी हो गई है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर आप देखें एक वक्तव्य, तो उन्होंने कहा था कि अभी आगे आगे आप देखिएगा कि और क्या क्या पार्टी में होता है। तो हो सकता है कि अभी और लोग यहां से इस्तीफा दे, लेकिन फिलहाल बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को कैसे उन तक कैसे पहुंचेगी, उनका मन कैसे जीतेगी, ये एक बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि एक नैरेटिव बीजेपी के बारे में बन रहा है कि ये ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, ये एक अपर कास्ट की पार्टी है जहां पर ठाकुरवाद चल रहा था। इस तरीके का नैरेटिव जो बीजेपी के लिए बन रहा है वो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक वारंट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। उधर बीजेपी के तमाम नेता वो कोविड से भी ग्रसित हो रहे हैं। चुनाव के समय जब चुनाव सिर पर है तो नेताओं का पार्टी छोड़ना, कोविड से नेताओं का ग्रसित होना, ये बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन गया है। अब ऐसे में बीजेपी ये चुनाव कैसे जीतेगी ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी ने अपने सारे सहयोगी दलों के साथ बैठक की थी और ये बैठक टिकट बंटवारे को लेकर थी। और अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि सहयोगी दलों के साथ आम सहमति बन गई है और 1 से 2 दिनों में पहले और दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा, उनके नाम की घोषणा भी हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने एक ट्वीट किया और उसमें यह लिखा कि सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ यूपी के भविष्य और विकास की बात हुई। उसके बाद एक दूसरा ट्वीट आया और उस ट्वीट में यह लिखा गया जिसमें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई और एसपी सरकार यूपी में बनाएगी, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। उसको बनाने को लेकर एक संकल्प लिया है अखिलेश यादव ने। और अब आपको बता दें कि जो सारे सहयोगी दल हैं उसमें कौन कौन है। समाजवादी पार्टी के साथ इस समय आरएलडी है, महान दल है, प्रगतिशील पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी, सुहेल देव भारती समाज। तो ये तमाम जो सहयोगी दल हैं, अब अगर आम सहमति बन गई है यानी कि उसको लेकर कोई मतभेद नहीं है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो बड़ी चुनौतियां हर पार्टी के सामने आती है वो इस समय समाजवादी पार्टी के सामने नहीं है। और क्योंकि इस बार बीएसपी में समाजवादी मायावती और सतीश मिश्रा भी नहीं लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से बीएसपी चुनाव से बिल्कुल बाहर है।
कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद इस समय फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव की पार्टी ने टिकट बंटवारे से लेकर जो बाकी जितने भी चैलेंजेस हैं अगर उनको ओवरकम कर लिया है तो अखिलेश यादव के लिए जो एक गोइंग होती है, दैट गोइंग इज इजी फॉर द समाजवादी पार्टी। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं और अब ये देखना होगा कि किसके किसके नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी करती है, उस पर भी काफी कुछ चीजें निर्भर करेंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर में बात करते हैं हरिद्वार धर्म संसद के बारे में, जिसमें कि आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की हियरिंग की शुरुआत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और साथ में दिल्ली पुलिस को, और वो उनसे जवाब मांगा है अगले 10 दिनों के अंदर। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है क्योंकि कपिल सिब्बल जो लड़ रहे थे और जो पैरवी कर रहे थे सारे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जैसे कुर्बान अली हैं जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने याचिका फाइल की थी, उसके अलावा जस्टिस संजना प्रकाश जो कि पूर्वाधीश उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी, उन्होंने भी फाइल किया था। तो उसी पिटिशन की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट को ये देखना चाहिए कि अभी 23 जनवरी को एक धर्म संसद अलीगढ़ में होने वाली है और उस अलीगढ़ की धर्म संसद ना हो और उसके पहले की कोई डेट मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगले 10 दिनों में उनको जवाब देना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट बाकी धर्म संसदों पर रोक लगा पाता है या नहीं लगा पाता। उधर शंकराचार्य परिषद ने ये कहा है कि वो एक प्रतिकार सम्मेलन 16 जनवरी को करेंगे और वो ये कहेंगे कि बीजेपी हिंदुत्व की पैरोकार बनती है और उस पर से गिरफ्तारी और एसआईटी की बात हिंदू साधु संतों के खिलाफ क्यों कैसे हो सकता है, तो उसको लेकर एक प्रतिकार रैली भी कर रही है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि जो धर्म संसद के मामले में अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको लेकर आप पुलिस को आवेदन दे सकते हैं। और याचिकाकर्ता कुर्बान अली और अंजना प्रकाश ने ये कहा है कि वो आवेदन देंगे पुलिस को कि ताकि कोई किसी भी मामले में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना उत्पन्न हो। लेकिन जो पूरा मामला है कि किस तरीके से एक खास समुदाय के खिलाफ नरसंहार का आह्वान किया जा रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी केयर है, और जो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था जो मॉब लिंचिंग का, उन गाइडलाइंस का और वो जो ऑब्जर्वेशन आया था उसका भी उल्लंघन है। तो ये सारी चीजों पर संज्ञान लेने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा कि इस पर उस पूरे मामले पर एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनानी चाहिए जो इस बात की छानबीन करे। तो ये सब को लेकर अब मामले की सुनवाई अब अगले 10 दिन बाद होगी और अब देखना यह होगा कि इस पर उत्तराखंड सरकार क्या कहती है और केंद्र सरकार क्या कहती है, क्योंकि इसमें तीनों पार्टीज हैं, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार। देखना यह होगा कि अब ये बहस आगे चलती है, कैसे चलती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है और आगे की जो धर्म संसद है उनके लिए क्या कोर्ट कोई डायरेक्टिव निकाल सकता है कि ठीक है आप अपनी धर्म संसद करिए लेकिन आप दूसरे धर्मों के खिलाफ इस तरीके का जहर नहीं उगल सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर भी सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के चूक मामले से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी का एक गठन किया है और अभी हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर गए थे उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था और उनको फिरोजपुर जाना था जब रोड से, तो वहां पर उन्होंने किसानों का विरोध प्रदर्शन फेस किया जिसकी वजह से उनको वहां की रैली कैंसिल करनी पड़ी और तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच में वो इवेंट नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ने अपनी फिरोजपुर की रैली को रद्द कर दिया। उसके बाद ये कहा गया कि ये भूल चन्नी सरकार की तरफ से हुई थी, पंजाब पुलिस की तरफ से हुई थी। उधर पंजाब का ये कहना है कि एसपीजी की तरफ से चूक हुई थी। हालांकि एसपीजी ने कैसे जो प्रधानमंत्री का काफिला है उसको रोक दिया 15 से 20 मिनट तक, ये तो एसपीजी कभी नहीं करता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में ये कमेटी बनाई है जिसमें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी होंगे और कमेटी आगे इस तरीके की वारदातें ना हो उसको लेकर भी कहा है कि ये कमेटी चीजें रेकमेंड करेगी। लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि इस उल्लंघन का जो सुरक्षा में उल्लंघन हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है, उसका कारण क्या है और इसमें क्या सेफगार्ड्स चाहिए, क्या चीजों की जरूरत है, इन सारी चीजों पर ये कमेटी गहन मंथन करेगी और उसके बाद ये जल्द से जल्द, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब कमेटी इस पर क्या संज्ञान लेती है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है खासकर चुनाव के समय में और विपक्षी दल और
बीजेपी के लोगों के लिए ये बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से चूक का मामला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाएंगे वो कांग्रेस को इसी बात के लिए घेरेंगे कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक से कांग्रेस नहीं कर पाई जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। तो एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, उसको चुनाव में भुनाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक इस कमेटी का गठन हुआ है और जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं लाती है, तो बाकी जो दोनों कमेटीज बनाई गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से, उन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई हुई जो कमेटी थी उस पर रोक लग गई है। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई ये कमेटी जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अंडर में क्या कुछ कहती है, क्या कुछ रिकमेंडेशन देती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं पंजाब चुनाव की, जिसमें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि हाईकमांड को, यानी कि कांग्रेस आला कमान को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले बार जब अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो अमरिंदर सिंह के नाम की घोषणा पार्टी ने पहले से कर दी थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। और ये जो उनका स्टेटमेंट है एक ऐसे समय में आया है जो सारी विपक्षी पार्टीज हैं पंजाब में, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस के अंदर इस समय बहुत सारे सीएम पद के उम्मीदवार हैं, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो। तो ऐसे समय में चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना कि हाईकमांड को जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा जल्दी कर देनी चाहिए, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस में अभी भी खींचतान चल रही है और सब कुछ ठीक नहीं है। और क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के जो महत्वाकांक्षाएं हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो किसी से छुपी नहीं है। वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनके नाम की घोषणा हो, लेकिन आलाकमान ऐसा नहीं कर रहा है। अब ऐसे में चन्नी का ये स्टेटमेंट आना कि आलाकमान को मुख्यमंत्री पद का चेहरे की घोषणा जल्दी करनी चाहिए, तो वाकई में एक आलाकमान पर प्रेशर सा बन गया है। और हालांकि चन्नी ने यह भी कहा कि बिल्कुल वन साइडेड स्वीप होगी कांग्रेस के लिए, लेकिन उसकी शर्त यह है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करे। अब ऐसा करेगी और अगर करती है तो दलित वोट बैंक खिसकता है अगर चन्नी को दरकिनारे किया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की अगर घोषणा होती है तो चन्नी नाराज होंगे, चन्नी के नाम की घोषणा होती है तो नवजोत सिंह सिद्धू पूरे कांग्रेस के मकान को ढहाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आला कमान के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस प्रेशर टैक्टिक से एक जो बीच का रास्ता है वो आला कमान कैसे निकालेगा, ये देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की स्थिति पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है। इसी इंटरनल गुटबाजी को लेकर और जो मतभेद आपस में है इसको लेकर कांग्रेस को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल पंजाब में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, जो राजनीतिक विकल्प है। अब ऐसे में कांग्रेस का जो 36% का जो वोट शेयर बना हुआ है वो कांग्रेस कैसे इंटैक्ट रखती है, और ऐसे में अगर सीएम पद की घोषणा आलाकमान पहले से कर देते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।